नमस्कार। ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के उस गौरवशाली इतिहास की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि पूरे विश्व को आकार दिया। जरा सोचिए, प्राचीन काल की भट्टियों में पिघलते लोहे से लेकर विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बने उन भव्य मंदिरों तक तमिल राजवंशों की विरासत सचमुच बेमिसाल है। चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे मुख्य पड़ाव क्या क्या होंगे। शुरुआती व्यापार और वुड स्टील, 3 राजाओं का उदय, संगम काल से लेकर मध्यकालीन वास्तुकला तक का सफर, महान चोल मंदिर, इंजीनियरिंग और भक्ति, और आखिर में इतिहास के छात्रों के लिए एक हैंडी स्टडी गाइड। आइए सीधा चलते हैं हमारे पहले भाग पर, प्रारंभिक व्यापार और वुड स्टील। तमिल इतिहास का यह कालखंड कुछ छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत ही विशाल है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 600 ईसा पूर्व के पूर्व संगम काल और वुड स्टील के उत्पादन से शुरुआत होती है। फिर 300 ईसा पूर्व में संगम काल आता है। इसके बाद 300 ईस्वी के आसपास कलब्र राजवंश का दौर, और फिर 848 ईस्वी में चोल साम्राज्य का शानदार उदय। ये पूरे कालखंड का एक परफेक्ट मैक्रो व्यू है। अब वुड स्टील की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में यह खास क्रूसिबल स्टील बनता था? दुनिया भर में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड थी कि रोमन, मिस्रवासी और चीनी लोग इसे सेरिक आयरन के नाम से इंपोर्ट करते थे। और हाँ, दुनिया की जो सबसे मशहूर दमिश्क तलवारें थी ना, वो भी इसी स्टील से गढ़ी जाती थी। ये वाकई में प्राचीन भारत के तकनीकी कौशल और उसके ग्लोबल महत्व का एक शानदार उदाहरण है। और इसी बेजोड़ तकनीकी ज्ञान ने समुद्री व्यापार को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। कावेरीपट्टिनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों ने दक्षिण भारत को सीधे रोमन साम्राज्य, ग्रीस और चीन के हान राजवंश से कनेक्ट कर दिया। मसालों, मोतियों और रेशम के इस ग्लोबल व्यापार ने इन प्राचीन शहरों को बेतहाशा दौलत दी, उनके नगर नियोजन को सुधारा और एक अमिट सांस्कृतिक पहचान दी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, 3 राजाओं का उदय। तो वो 3 ताज वाले महान राजा आखिर थे कौन? एग्जाम्स के लिए इसे ऐसे समझिए। पश्चिमी हिस्से में चेर राजवंश था, जिनका मुख्य फोकस ग्लोबल वुड स्टील के निर्यात पर था। कावेरी डेल्टा में चोल राजवंश था, जिनके पास विशाल बंदरगाह थे और जो आगे चलकर महान मंदिर निर्माता बने। और दक्षिण में मदुरै के पांड्य थे, जो अपने प्राचीन मोती व्यापार और संगम साहित्य को संरक्षण देने के लिए काफी मशहूर थे। और मजे की बात यह है कि इन राजवंशों का इतिहास कोई किंवदंती या कहानी नहीं है। लगभग 250 ईसा पूर्व के सम्राट अशोक के शिलालेखों को ही देख लीजिए। उनमें चोल, पांड्य और केरलपुत्र यानी चेर राज्यों का बिल्कुल स्पष्ट जिक्र मिलता है। ये ऐतिहासिक स्रोत साबित करता है कि प्राचीन काल में भी इन राजशाही ताकतों का दबदबा कितना कायम था। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, संगम काल से मध्यकालीन वास्तुकला तक का सफर। कल्लभ राजवंश के उस थोड़े रहस्यमयी दौर के बाद वास्तुकला में एक गजब का एवोल्यूशन हुआ। एक तरफ पल्लव राजवंश के रॉक कट स्मारक थे, यानी महाबलीपुरम जैसे मंदिर जिन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया था। लेकिन चोल युग आते आते एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। उन्होंने विशाल, अलग से खड़े किए गए स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट मंदिरों का निर्माण शुरू किया। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा था। इस द्रविड़ वास्तुकला को सही से समझने के लिए खासकर एग्जाम्स के नजरिए से 2 टर्म्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला है गोपुरम। ये वे विशाल और सजावटी प्रवेश द्वार हैं जो मंदिर के एकदम बाहर होते हैं। और दूसरा है विमानम। ये वो ऊंचा टावर होता है जो मंदिर के गर्भगृह यानी मुख्य कक्ष के ठीक ऊपर बनाया जाता है। दोनों का फर्क हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे इस एक्सप्लेनर के सबसे भव्य हिस्से पर, भाग 4, महान चोल मंदिर। साल 1010 ईस्वी। इसे बस 1 साल मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये वो समय था जब राजा चोल प्रथम ने तंजावुर में भव्य बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण पूरा किया था। उस दौर में ऐसा मंदिर बनाना मानवीय महत्वाकांक्षा और राजशाही वैभव की एक बिल्कुल नई ऊंचाई थी। अगर हम यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 3 महान चोल मंदिरों की बात करें तो वे इस प्रकार हैं। पहला, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजा प्रथम ने बनवाया। दूसरा, गंगाईकोंडा चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजेंद्र चोल प्रथम ने तैयार करवाया। और तीसरा, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, जिसे राजराजा द्वितीय ने पूरा किया।
ये आज भी द्रविड़ वास्तुकला के निर्विवाद मास्टरपीस हैं। अगर हम दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर की बात करें तो इसकी नक्काशी के क्या ही कहने। इसका नाम भगवान इंद्र के पौराणिक सफेद हाथी ऐरावत के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर में पत्थरों को कुछ इस तरह तराशा गया है कि मानो वो एक रथ का ढांचा हो जिसे घोड़े खींच रहे हैं। उन्नत पत्थर नक्काशी का ऐसा जीवंत प्रमाण शायद ही कहीं और मिले। ये सच में पत्थरों पर लिखी गई जीवित कविताएं हैं। हमारा 5वां भाग इसी से जुड़ा है, इंजीनियरिंग और शाही भक्ति। जरा सोचिए, इन विशाल मंदिरों को बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीन के कैसे बनाया गया होगा। इसके पीछे कमाल की इंजीनियरिंग और सम्राटों की गहरी आस्था थी। इसके मुख्य रूप से 3 स्टेप्स थे। पहला, इतनी लंबी दूरियों से विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक्स को लाना। दूसरा, उन बेहद कठोर पत्थरों पर बारीक नक्काशी करना। और सबसे मुश्किल तीसरा काम, गर्भगृह के ऊपर इतने भारी और विशाल विमानम को सफलतापूर्वक खड़ा करना। बिल्कुल अविश्वसनीय। और ये वास्तुकला उस दौर की धार्मिक आस्था को भी बखूबी दर्शाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चोल काल की सोच काफी समावेशी थी। भले ही ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित थे, करीब 60%, लेकिन इनमें वैष्णव और शाक्त परंपराओं जैसे भगवान विष्णु और देवी दुर्गा को भी करीब 40% हिस्से में पूरे सम्मान के साथ जगह दी गई थी। अब बारी है भाग 6 की, तमिल इतिहास का स्टडी गाइड। अगर आप इस पूरी टाइमलाइन को एग्जाम के लिए समेटना चाहते हैं तो बस इन पॉइंट्स को याद रखिए। 600 ईसा पूर्व में वुड स्टील का उत्पादन शुरू हुआ। 300 ईसा पूर्व में संगम साहित्य और 3 राजवंशों का युग आया। फिर 6ठी सदी ईस्वी में पल्लवों ने रॉक कट वास्तुकला की शुरुआत की। 1010 ईस्वी में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। एकदम क्लियर और क्रिफ्ट। और अगर हम प्राचीन काल से निकलकर आधुनिक राजनीति की तरफ आएं तो कुछ बड़े ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, जैसे 1920 में जस्टिस पार्टी का मद्रास क्षेत्रीय चुनाव जीतना, 1947 में आज़ाद भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी का बनना और अंततः 1969 में जब राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तो सब कुछ समेटते हुए एक सवाल पर विचार करते हैं। वुड्स स्टील की भट्टियों में गढ़ी गई वो प्राचीन बुद्धिमत्ता और चोल राजाओं के ग्रेनाइट मंदिरों में उकेरी गई वो भव्यता आज भी हमारी आधुनिक वैश्विक संस्कृति को कैसे आकार दे रही है। इतिहास सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है, ये हमारी तकनीकी और सांस्कृतिक जड़ों का एक आईना है। उम्मीद है श्रोतों का ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक रहा होगा। सोचते रहिए और नया सीखते रहिए।